और हम लोग बांटना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मनुवादियों ने हम लोगों को बांटा। 1885 में बिरसा मुंडा ने अलग अलग जातियों को जोड़ा और 20,000 से ज्यादा आदिवासियों को उन्होंने संगठित किया, और संगठित शक्ति के द्वारा उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। आज हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग, जिनको बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 25 अधिकार दिए, और अधिकार देने के बाद में उन्होंने कहा कि जाओ मेरे देश के लोगों, किसी भी धर्म को मान सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अधिकार देता हूं। जब बाबा साहब ने हमारे लोगों को यह अधिकार दिया, तो कौन लोग हैं जो हम लोगों को अधिकार वंचित करना चाहते हैं, हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। मैं उन तमाम मौलिक अधिकार का हनन करने वाले तनातनियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 13(3) में लिखा है कि हमारे मौलिक अधिकार का एक बिंदु, एक मात्रा तुम खत्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो तुम हटाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अगर आप हटाने का प्रयास करते हो तो हम लोगों को बोलने का अधिकार बाबा साहब ने आर्टिकल 19 भी दिया है। आज यहां पर बैठ करके हमारे मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए हम लोग ये बात रखना चाहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन तुम नहीं कर सकते हो। आज एससी एसटी ओबीसी के लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, और अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोग अलग अलग मारे जाएंगे, अलग अलग प्रताड़ित किए जाएंगे। आज आप लोग बस्तर एरिया में जा सकते हैं, तो जाइए, वहां पर देखिए हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग 32 जगह आंदोलन कर रहे हैं और अपना अलग अलग नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर आप अंबिकापुर से आगे चले जाइए, वहां पर हमारे आदिवासी लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और सेग्रीगेट होकर के अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर आप जसपुर में आएंगे तो यहां पर हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे जगह अलग अलग लड़ाई लड़ने से हम लोगों की ताकत है वो कमजोर हो रही है, और हम लोगों की जो ताकत है वो कमजोर हो रही है तो दुश्मन हम पर हावी हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में हम लोगों को संवैधानिक पहचान दे करके उन्होंने जोड़ना चाहा, और जोड़ने के लिए ओबीसी के समाज के लोगों को जोड़ने के लिए 3,743 जाति के टुकड़ों को जोड़ने के लिए उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास एक कैटेगरी बनाया। 341 में 1406 जाति से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ने के लिए एक संवैधानिक नाम दिया, अनुसूचित जाति। 342 में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें बाबा साहब ने 850 से ज्यादा आदिवासियों को जोड़ने के लिए एक संवैधानिक नाम दिया, अनुसूचित जनजाति। बाबा साहब ने हम लोगों को जोड़ने के लिए एससी एसटी ओबीसी बनाया। लेकिन आज हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा संगठन बना ली, और 6 लाख से ज्यादा संगठन बना करके अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं, और एक अध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष का बात नहीं मानता है और ये बोलता है मैं भी तो अध्यक्ष हूं, मेरी विचारधारा है, मैं आपके साथ क्यों आऊंगा। और ये जो अध्यक्ष होते हैं वे किसी विचारधारा को नहीं मानते हैं और अपना विचारधारा हमारे लोगों के ऊपर में थोपते हैं, और थोपने से क्या होता है, हम लोग आपस में बंट जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 6 लाख से ज्यादा टुकड़े हमारे पढ़े लिखे लोगों ने किया। आज माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में हम सभी को एक नाम दिया गया है, मूल निवासी। और वामन मेश्राम ने मूल निवासी नाम ऐसे ही नहीं दिया। संविधान के आर्टिकल 244 में आप लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 5वीं अनुसूची बोलते हैं,
5वीं अनुसूची में लिखता है कि तुम लोग मालिक हो और मालिकों को मूल निवासी कहा जाता है। और हम सभी मूल निवासी लोग यहां पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले हम लोगों को अलग अलग संगठन में बैठाया गया, अलग अलग ग्रुप में बैठाया गया और हम लोगों को यह बात नहीं बताई गई। और जब बात नहीं बताई गई तो हम सभी लोग दिग्भ्रमित हो गए और दिग्भ्रमित होने के कारण एक मंच में नहीं आ पाए। आज ये मौका मिला है कि हम लोग एक संगठन, एक जगह इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं। जब सारे लोग इकट्ठा आकर के बात करते हैं तो चर्चाएं होती हैं और जब चर्चाएं होती हैं तो मत बनता है और जब मत बनता है तो बहुमत बनता है और बहुमत को हम लोग संगठित शक्ति बोलते हैं। और आज वही संगठित शक्ति, वही बहुमत हम SC ST OBC के लोगों को बनाना होगा और संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आज मैं जसपुर जिले में जब आता हूं, यहां रहता हूं, तो सारे SC ST OBC के लोग जो आर्टिकल 25 का उपयोग और प्रयोग करते हुए क्रिश्चियनिटी में चला जाता है या मुस्लिम धर्म में चला जाता है, तो RSS के गुंडे, बजरंग दल के लोग पुलिस प्रशासन को लेकर आते हैं। कूट के जाने वाले लोगों को एक बार जीत कर लेगा, भाग रहे और पुलिस प्रशासन को लेकर आते हैं और उनके सामने में उनके ऊपर में अन्याय करते हैं। क्या बाबा साहब ने आर्टिकल 25 इसीलिए लिखा था कि हमारे ऊपर में अन्याय हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इसी के लिए लिखा था? जब नहीं लिखा था तो ये RSS के गुंडे, बजरंग दल के लोग हम लोगों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? किसी माई के लाल में ये दम नहीं कि हम मूल निवासियों को प्रताड़ित कर सके, लेकिन फिर भी कर रहा है और शासन प्रशासन की मदद से कर रहा है। जब हमारे लोगों के बीच में कहीं पर आप लोग सुनेंगे, बलरामपुर के लोग, सूरजपुर के लोग, अंबिकापुर के लोग, जसपुर के लोग, इधर रायगढ़ के लोग, जब भी कहीं पर ऐसा होता है, धर्म के नाम पर सतावट आती है, तो फोन करते हैं, खलखो सर आप कहां हो? हमारे ऊपर में ऐसा ऐसा हो रहा है, बजरंग दल के लोग आए हैं, हमारे चर्च के बाहर में बैठे हैं। वो लोग पुलिस पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग कलेक्टर के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग तहसीलदार के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो प्रशासन है वो अपना विश्वास खो चुका है और वो लोग बचने के लिए सुनील खलखो को याद करते हैं। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सुनील खलखो के पास में फोन आता है और बोलते हैं कि हमारे ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तब मैं उनको केवल एक ही बात बोलता हूं, तुम लोगों को मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना संगठन खड़ा करो और वो संगठन खड़ा करो। अगर समस्या राष्ट्रीय लेवल की है तो राष्ट्रीय लेवल का संगठन खड़ा करो, अगर समस्या देशव्यापी है तो देशव्यापी संगठन खड़ा करो। और जब ऐसा आप लोग करोगे तो आप लोगों को किसी की हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करें। साथियों, आज सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और हमारे जसपुर जिले में जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनके ऊपर में सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है और प्रशासन अपना मुख बंद करके अन्याय और अत्याचार होते हुए देखता है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे लोगों के ऊपर में यह अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इसका जवाब देना जानते हैं और आज ये जो भीड़ यहां पर है, इससे बड़ा भीड़ खड़ा करके हम लोग इसके विरोध में तुम्हारे सामने प्रोटेस्ट करेंगे।
क्या हमारे भाई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? बोल 85 बोल 85 साथियों, आज SC ST OBC के लोग जिनको बाबा साहब ने कैटेगरी में ला करके एक जगह जोड़ने का काम किया था, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में प्रबोधन करते हुए कहा, शेड्यूल कास्ट के फेडरेशन में बाबा साहब ने प्रबोधन करते हुए कहा, केवल शेड्यूल कास्ट की इकट्ठा होने से लड़ाई जीतना संभव नहीं है, केवल आदिवासी के इकट्ठा आने से लड़ाई जीतना संभव नहीं है। SC ST OBC को चाहिए कि वे लोग एक मंच में आए। आज भारत मुक्ति मोर्चा हम सभी को इकट्ठा करने के लिए यह कार्यक्रम लगाया है। क्या हम भारत मुक्ति मोर्चा को पूरे छत्तीसगढ़ में स्थापित करने के लिए साथ सहयोग देंगे? मैं आप लोगों से इधर राइट साइड वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग साथ सहयोग देंगे? सामने वाले क्या आप सभी लोग देंगे? साथियों, उधर में हमारे बरगद पेड़ के नीचे में बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा को साथ सहयोग देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी लोगों का ये उत्साह देख करके मुझे लग रहा है कि अब हमारे संगठन को कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं। 8 अक्टूबर 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बताया था और जजमेंट दे करके बताया था कि EVM से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह सुप्रीम कोर्ट का कथन है साथियों, कि EVM मशीन से चोरी होती है। और ये क्यों लाया गया उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा आप बताना चाहूंगा। 1982 में हमारे बहुजन समाज के नेतृत्व माननीय काशीराम साहब ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार में हमारे लोग नहीं सुने, 2 बार में नहीं सुने, तो माननीय काशीराम ने दोबारा कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस समय तथाकथित, जिसको हम लोग तात्कालीन सरकार बोलते हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार को लगा कि ये जो मूल निवासी लोग हैं, ये लोग अब शासन भी करना चाहते हैं। जब ये लोग शासन करना चाहते हैं तो हम लोगों को शासन से उतरना पड़ेगा। जब हम शासन से उतर जाएंगे तो ये लोग, जो हम लोग इनके ऊपर में अन्याय कर रहे हैं, वही अन्याय इन लोग हमारे साथ भी कर सकते हैं। तब कांग्रेस के लोग EVM को लेकर आते हैं और 2004 और 2009 में EVM से सरकार बनाते हैं, EVM में घोटाला करके सरकार बनाते हैं। और जब EVM में घोटाला करके सरकार बनाते हैं तो बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी वो सबूत इकट्ठा करता है और सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में, केस लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट है उसको जीतता है। और जीतने के बाद में जब कांग्रेस के पास में जाता है तो आप लोगों के जो कारनामे हैं उसका खुलासा मैंने किया है। तब कांग्रेस के लोग बोलते हैं, इसका खुलासा ज्यादा मत करना। कितना करना? थोड़ा सा करना। क्या करना? EVM में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, इतना ही करना, बाकी को मत बताना। जब ऐसा होता है तब सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के साथ में लोग समझौता करते हैं और समझौता में यह होता है कि हम लोगों ने 2 बार EVM में घोटाला करके जीता, तुम लोग भी 2 बार घोटाला करके जीतना। अभी बीजेपी को वो लोग देते हैं और बीजेपी 2014 और 2019 में इन लोग EVM में घोटाला करके चुनाव जीतते हैं। और हमारे मूल निवासियों को, जिसको संविधान बोलता है मालिक लोग हैं, मालिकों को
प्रतिनिधित्व विहीन कर देता है। और आज हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए धूप में बैठे हैं। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को आज तक नहीं पाए। हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। वामन मेश्राम साहब ने लगातार केस फाइल किए और उन्होंने ईवीएम मशीन के साथ में बैलेट पेपर लगवाया। वामन मेश्राम ने लगवाया और वामन मेश्राम ने केस जीत करके बैलेट पेपर लगवाया और उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चोरी पकड़ी जाएगी। आप लोगों को वामन मेश्राम हमेशा ये बता रहे हैं ये बैलेट पेपर क्या है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब किसी बहन का शादी होता है और शादी होती है, तब वो अपना कान का बाली है, झुमका है, बिंदिया है, सारे को सजा के निकलती है। वैसे ही जो चुनाव आयोग है ईवीएम मशीन को सजाती है। किससे सजाती है? बैलेट पेपर बॉक्स से सजाती है। और हम लोगों को बोलते हैं देखो हम लोग इधर बैलेट पेपर भी लगाए, वीवीपैट मशीन लगाए हैं। और जैसे ही वीवीपैट में हम लोग दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तो वहां पर पर्ची गिरता है और हम लोगों को जानकारी होता है कि मैंने कांग्रेस में दिया है कि बीजेपी में दिया है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको काउंटिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो वीवीपैट मशीन है उसको रख देते हैं। कैसे रखते हैं? जब हमारी बहन अपने ससुराल चली जाती है, शादी खत्म, तो अपना झुमका निकाल करके बाहर रख देती है। वैसे ही चुनाव खत्म, जो वीवीपैट मशीन है वो गायब। और ईवीएम मशीन को केवल गिनती करते हैं, और ईवीएम मशीन से केवल गिनती करते हैं तो वोट का पता नहीं चलता है, पर्ची का गिनती नहीं है, मिलान नहीं है। और मशीन से निकलने वाले जो वोट है और वहां पर वीवीपैट से निकलने वाली जो पर्चियां हैं उसका मिलान नहीं होता है। यहीं पर जो घोटाला है वो यहीं पर संपन्न होता है साथियों। और ये जब घोटाला होता है तो हम लोगों का मनपसंद वाला सरकार नहीं बनता है, और जब मनपसंद वाला सरकार नहीं बनता है तब वो अपना नियम जबरदस्ती थोपने का कोशिश करता है।